नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। आईएमए के बाद अब फाइमा ने भी भेज दिया है कानूनी नोटिस। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खराब निकले पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर, तो बम्बई हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई जमकर फटकार, कहा गुजराती कंपनी को बचा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शशि थरूर ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की उठाई मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, आईएमए के बाद अब फाइमा ने भेजा कानूनी नोटिस। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाद अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। फाइमा ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए और पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस थमा दिया है। फाइमा ने कहा कि बाबा रामदेव ने सस्ते प्रचार के लिए एलोपैथी को लेकर निराधार दावे किए, जिसकी वह निंदा करता है। साथ ही फाइमा ने खुले तौर पर रामदेव से अपने दावों के पीछे सबूत देने या फिर माफी मांगने की बात कही। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बीच देश में आयुर्वेद और एलोपैथी की जंग तेज हो गई है। आईएमए ने बाबा रामदेव के बयानों और नए वीडियो के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। इस बीच कई एलोपैथिक डॉक्टरों ने रामदेव के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही उन्हें 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भी भेजा गया है। उधर बाबा रामदेव का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि किसी का बाप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकता। हालांकि रामदेव के बयान को लेकर उनके करीबी आचार्य बालकृष्ण ने सफाई में कहा है कि ये वीडियो पुराना है। इससे पहले आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि कोरोना के इलाज के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती देने और टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के आरोपों के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खराब निकले पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई जमकर फटकार, कहा गुजराती कंपनी को बचा रहे। जी हां दोस्तों, खराब वेंटिलेटर के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों की जान से ज्यादा गुजरात की कंपनी को बचाने में आपका ध्यान है। जज ने कहा कि कंपनी के दावों को जस का तस कैसे मान लिया गया। आपने यह तक नहीं कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। अस्पतालों ने कोर्ट को बताया था कि पीएम केयर फंड से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब निकले। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि खराब वेंटिलेटर्स को लेकर क्या उपाय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि इन वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर फंड से नहीं की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में कहा कि गुजरात की ज्योति सीएनसी नाम की कंपनी से वेंटिलेटर खरीदे गए हैं। उसने बताया कि इनमें कोई खराबी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि हो सकता है डॉक्टरों को वेंटिलेटर चलाने न आ रहे हों। जज ने कहा अस्पताल के लोग जो कुछ कह रहे हैं उस मामले में क्या केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया? आप देश के आम नागरिकों के प्रति ज्यादा चिंतित हैं या फिर गुजरात की कंपनी के प्रति? हलफनामे में जो बातें कही गई हैं उनसे लगता है कि आपको मरीजों के जीवनी की परवाह नहीं है। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया बहुत ही खराब है और ऐसा लगता है कि इस मामले को हल्के में लिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि आप इस मामले को कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन इस गंभीर स्थिति में आंख नहीं बंद की जा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 जून को होगी। बता दें कि जब ये वेंटिलेटर तैयार हुए थे तो गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी कहा था, मुझे खुशी है कि राजकोट के एक उद्योगपति ने 10 दिन में वेंटिलेटर बना दिए। इनकी पूरी तरह से टेस्टिंग भी की जा चुकी है। शनिवार से मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शशि थरूर ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। महामारी के चलते स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान बंद पड़े हुए हैं। कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसी बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। परीक्षाओं को रद्द करने का समर्थन किया। सांसद शशि थरूर ने देश में बढ़ते कोरोना महामारी के खतरे और छात्रों की मानसिक थकान व चुनौतियों का हवाला देते हुए कहा है कि वे ऑफलाइन मोड में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश इतिहास में सबसे बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को 2 अन्य विकल्पों से भी अवगत कराया। पीएम मोदी के सामने रखे 2 विकल्प। कोविड-19 के इस दौर में कई छात्रों के परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले ऐसे हैं जिसमें उनके माता पिता की मौत तक हो चुकी है। ऐसे में इन परेशानियों का सामना करने वाले छात्रों से परीक्षा की तैयारी की उम्मीद करना अनुचित है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों के स्वास्थ्य जोखिमों पर ध्यान दिलाया कि जो छात्रों को शारीरिक रूप से परीक्षा केंद्रों की यात्रा करने के लिए मजबूर होने पर सामना करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती लॉजिस्टिक है, खासकर उन छात्रों के लिए जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ इस वक्त लॉकडाउन है और वहाँ सीमित परिवहन सेवा
सेवाएं पहुंचाना आसान नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बोली, पीएम मोदी पचा नहीं पा रहे बंगाल चुनाव की हार, इसलिए कर रहे बदनाम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ममता ने कहा कि सरकार को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता ने यहां तक कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में हुई अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का कार्यालय फर्जी, एकतरफा और विभाजनकारी खबरें फैला रहा है। ममता ने कहा, आप मेरा इस तरह अपमान ना करें, हमें चुनाव में बड़ी जीत मिली, इसलिए आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आपने सारी कोशिश लेकिन फिर भी हार गए, आप हमारे साथ इस तरह रोज क्यों लड़ रहे हैं। ममता ने कहा, मैंने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की योजना बनाई थी। मुझे चक्रवात याद से हुए नुकसान को देखने के लिए सागर और दीघा की यात्रा करनी पड़ी। मेरी सारी योजनाएं बनी और तैयार थी। फिर अचानक हमें एक फोन आया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं चक्रवात के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए बंगाल का दौरा करें। जब तक पीएम सीएम की बैठक होनी थी तब तक हमें पता चला कि पीएम कुछ समय पहले ही वहां पहुंच चुके थे और वहां मीटिंग चल रही थी। हमें बाहर रुकने को कहा गया कि इस समय कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि मीटिंग चल रही है। हमने थोड़ी देर धैर्यपूर्वक इंतजार किया। फिर जब हमने फिर से पूछा तो हमें बताया गया कि कोई अगले 1 घंटे तक प्रवेश नहीं कर सकता। हमने अपनी रिपोर्ट पीएम को सौंपने का फैसला किया और फिर प्रधानमंत्री की अनुमति से हम दीघा गए। मैंने प्रधानमंत्री की अनुमति मांगी थी 3 बार। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बैठक को लेकर विवाद के बाद केंद्र ने राज्य से पश्चिम बंगाल के शीर्ष नौकरशाह को वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। केंद्र में शुक्रवार को उन्हें वापस बुलाने का आदेश आने से पहले बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल केवल 4 दिन पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। केंद्र ने बंगाल को 31 मई की सुबह तक बंदोपाध्याय को दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय में भेजने के लिए कहा है। दरअसल सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात यास के प्रभाव का आकलन करने के लिए पीएम मोदी के साथ एक बैठक छोड़ दी थी। उन्हें पीएम मोदी के साथ चक्रवात क्षति की समीक्षा में शामिल होना था। केंद्र ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने पीएम मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को आधे घंटे तक इंतजार कराया। तृणमूल कांग्रेस ने शीर्ष अधिकारी को वापस बुलाने के केंद्र के कदम की आलोचना की। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा, क्या आजादी के बाद से ऐसा कभी हुआ है? किसी राज्य के मुख्य सचिव की जबरन केंद्र प्रतिनियुक्ति? मोदी शाह की भाजपा कितनी नीचे गिरेगी? सब इसलिए कि बंगाल के लोगों ने दोनों को अपमानित किया और भारी जनादेश के साथ ममता बनर्जी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान 5 जून को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चों ने शनिवार को कहा कि किसान 5 जून को भाजपा सांसदों और विधायकों के कार्यालयों के सामने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे। पिछले साल इसी दिन अध्यादेश लागू किए गए थे। अध्यादेश लागू होने के बाद पिछले साल सितंबर में संसद में तीनों कानून पारित किए गए और बाद में राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी। केंद्र के तीनों कानूनों को वापस लिए जाने और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर हजारों किसान पिछले साल नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन में शामिल 40 से ज्यादा किसान संगठनों के नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी और तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था। पिछले साल सरकार ने 5 जून को ही अध्यादेश के तौर पर किसान विरोधी कानूनों को प्रस्तुत किया था। किसान संगठन ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 जून को देश भर में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। हम नागरिकों से भाजपा सांसदों, विधायकों और प्रतिनिधियों के कार्यालयों के सामने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने की अपील करते हैं। इसे जन आंदोलन बनाया जाए और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए। प्रदर्शनकारी किसानों ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और कृषि, किसानों और गांव के विकास में उनके योगदान को याद किया। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक पंजाब के दोआबा से किसानों का एक बड़ा जत्था शनिवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचा है और आगामी दिनों में कई और किसानों के आंदोलन से जुड़ने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार की 2 साल में 24% गिरी रेटिंग। आधे लोगों ने माना कोरोना की दूसरी लहर सही से न संभाल सके पीएम, सर्वे में दावा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की रेटिंग में 2 साल में 24% गिरावट आई है। यह दावा localcircles.com के एक सर्वे में किया गया है। साथ ही बताया गया कि पोल में शामिल होने वाले आधे लोगों ने माना कि पीएम कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी सही से संभाल नहीं पाए। सर्वे के मुताबिक 51% लोगों ने कहा कि सरकार उनकी आशाओं पर 2 साल में खरी उतरी या फिर उससे आगे निकली। 21% नागरिकों का कहना था कि केंद्र ने उनकी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर काम किया, जबकि 30% ने माना कि सरकार ने उनकी आस पर खरी उतरी। यह पोल बताता है कि मोदी सरकार की सिटीजन रेटिंग में कमी आने की वजह कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से न संभाल पाना रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा एनएसए के तहत हो कार्रवाई। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी पर किए गए कमेंट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा के बयान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला बताते हुए
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तराखंड के चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जब रामदेव ने कहा किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को अरेस्ट कर सके। शुक्रवार को चंपावत कांग्रेस के जिला पूरन कठायत व सूरज प्रहरी के नेतृत्व में कांग्रेसी हाथों में तख्तियां लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि रामदेव के बयान को लेकर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो और पतंजलि में बनने वाले उत्पादों की जांच की जाए। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से डॉक्टरों से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले 1000 करोड़ के मानहानि की नोटिस के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली के आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में आईएमए की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन संकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर केंद्र ने पहली और दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह सवाल किया कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700% तक क्यों बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि मोदी सरकार ने अपने ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा महामारी की मार के पहले तक ऑक्सीजन को प्राथमिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से बनाए गए क्रायोजेनिक टैंकरों की संख्या 1200 से 600 थी। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने इन टैंकरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, देश के लोगों तक वैक्सीन पहुंचने नहीं दे रही है केंद्र, आपका आरोप। जी हां दोस्तों, देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर केंद्र सरकार को वैक्सीन की कमी पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि लोगों का टीकाकरण हो। उन्होंने ट्वीट किया, सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है, हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। 2020 से अब तक वैक्सीन पर कोई योजना नहीं, अपने देश की वैक्सीन दूसरे देशों को बेच दी, विदेशों में बनी वैक्सीन भारत में लाने की कोई योजना नहीं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन शॉर्टेज पर सवाल कर रही है। आपके दिग्गज नेता लगातार केंद्र सरकार को घेर भी रहे हैं। इससे पहले विधायक आतिशी ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन की किल्लत को लेकर सवाल दागे थे और प्राइवेट अस्पतालों में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को बड़ा घोटाला तक करार दिया था। सारी दुनिया कोरोना को वैक्सीन से रोकने में जुटी है, हमारी केंद्र सरकार वैक्सीन को देश के लोगों तक पहुंचने से रोकने में जुटी है। दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत जारी है। 18 से 44 वर्ष तक की उम्र वाले लोगों का टीकाकरण रुक गया है। आपका आरोप है कि देश भर में युवाओं का वैक्सीनेशन रुक गया है। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में युवाओं का वैक्सीनेशन धड़ल्ले से जारी है। कोविन वेब पोर्टल पर अलग अलग जिलों में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन का विकल्प खुला है। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में युवाओं को महंगी दरों पर वैक्सीनेट होना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन 900 से 1300 रुपए खर्च कर युवाओं को वैक्सीन लगवानी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। आपका यह भी कहना है कि अगर परिवार में 5 सदस्य हैं तो 2 डोज का एक परिवार का 10 से 15 हजार का खर्चा है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की किल्लत पर घिरती नजर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कोई जादूगर है क्या? लाइव डिबेट में बीजेपी नेता पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, बोले झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत में कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। आए दिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर जिम्मेदार ठहराते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को देश में वैक्सीन की किल्लत और कोविड से हो रही मौतों को लेकर कई मौकों पर घेरा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज तक के डिबेट शो हल्ला बोल पर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जमकर बहस देखने को मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी वैक्सीन को लेकर सिर्फ झूठ ही बोलती आई है। उन्होंने शाहनवाज हुसैन से मुखातिब होकर कहा, मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पर झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर खड़ी है। आपने अब तक 15 करोड़ 23 लाख जनता को पहला डोज लगाया है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं 4.5 महीनों में। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि जुलाई में देश भर में 30 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करनी है, इतनी जल्दी सरकार वैक्सीन का इंतजाम कैसे करेगी? वो बोले, आपका सीरम और बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़, जुलाई में 30 करोड़ देना है, कहां से लाएंगे आप? क्या मोदी जी जादूगर हैं? ला लेंगे। आप झूठ इसलिए
इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने एफिडेविट लिख कर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन लगा लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वैक्सीन का नाम लेते हुए शाहनवाज हुसैन से कहा, आज आप नाम ले रहे हैं कोविशील्ड, बायो-ई, जेनोवा, स्पुतनिक। अरे भाई वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे होंगे, सही मारा होगा, लेकिन आप तो इतना लंबा झूठ बोल रहे हैं, कम से कम झूठ को तो कम कर लीजिए। वो आगे बोले, आपको पता है कि भारत के 70 गाँव में 1000 जनसंख्या पर सिर्फ 20 वैक्सीन लगे हैं, आप कितना झूठ बोलेंगे। 4 लाख लोग मर चुके हैं, लाशों को जमीन में दफनाया जा रहा, कुत्ते उनकी लाशों को खा रहे हैं। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है। आप कहते हैं कि मोदी बड़ा काम किए, मोदी की वजह से ही 4 लाख लोग भारत में मारे गए। गंगा में बहती लाशों को लेकर भी AIMIM प्रमुख ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि गंगा किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, नहीं, वहाँ लाशें बह रही हैं। वो भड़कते हुए बोले, आपकी हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, सपने से निकलकर हकीकत में आइए मोदी जी। अगर वाकई में आपने रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा है तो मोदी जी मैं आपसे अपील करता हूं कि देश के प्लेटफॉर्म पर रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन को तेज करने का फैसला। जी हां दोस्तों, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक सिंघू बॉर्डर पर आयोजित की गई, जिसमें सभी बॉर्डर के संगठनों के मुखिया शामिल हुए। बैठक में चर्चा करते हुए आंदोलन को तेज करने पाए चर्चा करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को थकाना चाहती है, सरकार बिल वापसी व समर्थन मूल्य कानून पर कोई बात नहीं कर रही है। किसानों में इसको लेकर आक्रोश है। बैठक में प्रस्ताव पास कर 5 जून 2021 को अध्यादेश के 1 साल होने पर भाजपा सांसदों विधायकों के घर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएगी। जिन जनपदों में भाजपा के सांसद विधायक नहीं हैं, वहां पर जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर कृषि कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भाकियू द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए गले की फांस बना किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज होने लगा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना जारी है, मगर महामारी की वजह से अधिकतर किसान घरों को लौट गए थे, तो मंच पर जमने वाले नेताओं की भीड़ भी बिजली की तरह गुल हो गई थी। अब फिर आंदोलन को मजबूती देने के लिए किसानों की जमात जुटने लगी है, तो विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू होने जा रहा है। वहीं किसानों के आंदोलन का समर्थन कर सियासत फिर पैर जमा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में विरोध दिवस मनाने का आह्वान किया है, तो उसका समर्थन करते हुए मोदी विरोधी तमाम दल एक साथ आकर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि 3 नए अधिनियमित खेत कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में समाधान के लिए कई दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। किसान इन तीनों कानूनों में संशोधन को तैयार नहीं है, बल्कि उनको वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, जबकि मोदी सरकार कानूनों में संशोधन को तैयार है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की लोकप्रियता पर भारी पड़ा कोरोना, इसी ओर इशारा कर रहा सर्वे। जी हां दोस्तों, देश में अप्रैल महीने में शुरू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से भारी तबाही हुई। दुनिया में पहली बार किसी देश में 4 लाख से ज्यादा दैनिक मामले सामने आए। कुल मृतकों का आंकड़ा भी 3 लाख के पार पहुंच गया। इन सबके बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल भी पिछले दिनों पूरे हो गए। पिछले 7 सालों में पहली बार कोरोना की वजह से मोदी सरकार की इतनी अधिक आलोचना हो रही है। एक ताजा सर्वे में मोदी 2.0 से नाराजगी की सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी बनी है। इस सर्वे में कहा गया है कि दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार जिस प्रकार से कोरोना से निपट रही है, उससे लोग काफी नाराज हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह नाराजगी शहर में रहने वाले लोगों में काफी अधिक है। न्यूज चैनल ABP न्यूज सी वोटर द्वारा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में सामने आया है कि शहर में रहने वाले 44% लोग मोदी सरकार के कोरोना से निपटने को लेकर खासा नाराज है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह नाराजगी 40% है। सर्वे में किसान कानून को लेकर शहर में 20% लोग नाराज हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी का यह फीसद 25 है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 3 नए कृषि कानून पारित किए थे, जिसको लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत कई जगह के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीनों के बाद भी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर यह प्रदर्शन जारी है। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि वे CAA के मुद्दे पर पिछले साल की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर क्या राय रखते हैं, तो शहर के 9% लोगों ने नाराजगी प्रकट की। ग्रामीण क्षेत्र के भी 9% लोग मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल से दिल्ली दंगों को लेकर नाराज हैं। इसके अलावा चीन सीमा विवाद पर शहर के 7%, गांव के 10% लोग नाराज हैं। सर्वे के अनुसार अन्य मुद्दों को लेकर शहरी क्षेत्र के 20% और ग्रामीण क्षेत्र के 17% लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि उनके लिए देश में आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, तो 36% लोगों ने कोरोना वायरस को बताया। बेरोजगारी के मुद्दे पर 18% लोगों ने हामी भरी, जबकि महंगाई की वजह से 10% लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 7% और 4% लोगों ने कृषि क्षेत्र को सबसे बड़ी परेशानी
परेशानी बताया है। बता दें कि एबीपी न्यूज सी वोटर का यह सर्वे 23 मई से 27 मई के बीच किया गया है। इस सर्वे का सैंपल साइज 12,070 लोगों का है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम कोविड को समझ ही नहीं पाए, दूसरी लहर के लिए वही जिम्मेदार, राहुल गांधी का हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को लेकर आज शुक्रवार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। पीएम दूसरी लहर को समझ ही नहीं पाए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल ने पीएम मोदी को इवेंट मैनेजर बताया। साथ ही यह भी कहा कि अब तक देश की मात्र 3% आबादी को ही कोविड का टीका लगा है। राहुल गांधी ने एनडीटीवी संवाददाता के वैक्सीन से जुड़े सवाल पर कहा, हम दुनिया के वैक्सीन कैपिटल हैं। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। जहां से वैक्सीन ले सकते हो, जितनी भी ले सकते हो लो और वैक्सीन लगाओ। सरकार बहाने ना बनाए। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर पाया तो इसकी गलती है, उसकी गलती है। लीडरशिप का मतलब है कि अपना दम दिखाएं कि मैं करूंगा। समय जाया ना करें। जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, जिलाधिकारी हो, उनकी बात सुन। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।